तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर। प्लांट प्लांट क्या होते हैं? प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। ज़्यादातर जो भी हम बड़े बड़े एंजियोस्पर्म्स वगैरह जिम्नोस्पर्म्स देखते हैं वो सारे हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद का खुद बनाते हैं। और सेल वॉल उनकी ज़्यादातर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ग्रोथ के देखो दो तरह की हम ग्रोथ का किसी भी चीज़ को देख के हम कह सकते हैं कि अगर उसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में या फिर उसके साइज़ में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ग्रोथ है। अगर उसके मास में अंदर ही अंदर इंक्रीज़ हो रहा है तब भी वो ग्रोथ है। तो फंडामेंटल फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। हर ऑर्गेनिज्म लगभग हर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करेगा ही। ग्रोथ एक एविडेंट फीचर है, ये दिखाई देती है, सामने प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि भाई ग्रोथ हो रही है। इट इज़ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। एक बार हो गई तो हो गया, कोई बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, छोटा नहीं हो जाएगा। एंड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। मेटाबॉलिज्म हमेशा कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, कभी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कभी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कभी कुछ। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दो तरह के मेटाबॉलिज्म चल रहे होते हैं, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि हमें ग्रोथ करनी है, हमें बॉडी को बिल्डअप करना है और बिल्डअप में एनाबॉलिज्म ही काम आता है। कैटाबॉलिज्म में काटा मतलब कि हम किसी चीज़ को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ने में हमें एनर्जी लगती है, तो हम एनर्जी दे नहीं रहे हैं, हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम और बिल्डअप कर रहे हैं। जब हमें यूज़ करना होगा उस दौरान एनर्जी को या फिर किसी भी चीज़ को, तो हम उसमें कैटाबॉलिज्म करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम एनाबॉलिज्म ही करते रहेंगे। डेवलपमेंट दो तरह की चीज़ों से बना होता है। एक तो या फिर हम ले लें कि सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मतलब कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का ये एक सम होता है। ग्रोथ भी हो रही है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। डिफरेंशिएशन से आमतौर पर लोगों को लगता है कि तोड़ना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, ये मैथ्स की भाषा होती है। डिफरेंशिएशन का बायोलॉजी में मतलब ये होता है कि कोई सेल थी, वो मेस्टमेटिक सेल थी, उसने डिवाइड किया, वो थोड़े दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अब वो डिफरेंशिएटेड मैनर में अपना काम जब करने लगी तो वो डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि S2S सीड जर्मिनेशन, मतलब कि सेनेसेंस से लेके मतलब कि सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक की जर्नी को हम S2S कह सकते हैं। तो ये हो गया ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग। उसके बाद आते हैं हम ग्रोथ इन प्लांट्स में। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे ही होती है? सबसे पहले जो हमारा जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो होता है वो एक सीड में कन्वर्ट होता है, जो कि अभी मतलब प्रॉपरली उसको कंडीशंस नहीं मिली हैं ग्रोथ की, तो मतलब कि अभी वो बस अपने उसमें मतलब सीड फेज में ही है, वो ग्रोथ नहीं कर रही है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब वो ग्रो करने लगेगी तो फिर वो सीडलिंग बनेगी, उसमें से एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल निकलेगा। प्लांट, उसके बाद वो प्लांटलेट बनेगी, एक छोटा सा प्लांट बनेगा उससे, और जिसमें कि कुछ पत्तियाँ होंगी, एक दो पत्तियाँ होंगी छोटी छोटी सी, नीचे रूट होगी पतली सी, एक सिंगल, फिर जो भी हो सकती है थोड़ी छोटी सी ही होगी। उसके बाद फिर मैच्योर प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे। तो जाइगोट में सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट होता है 2n मतलब कि डिप्लॉयड होता है। और ऑल सेल्स ऑफ ए प्लांट टिपिकली अराइव फ्रॉम सिंगल सेल्ड जाइगोट। तो जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं वो जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो जाइगोट से ही पैदा होते हैं, क्योंकि जाइगोट ही डिवाइड कर करके पहले एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो फिर डिवाइड कर करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑल सेल्स इन द बॉडी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट बॉडी। ध्यान रखने लायक है। उसके बाद फिर एम्ब्रियो में कुछ नहीं होता है, वो बस जाइगोट जो टूट के ढेर सारे सेल बनाया होता है वो एम्ब्रियो होता है, जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। उसके बाद सीड आती है। सीड में क्या होता है? सीड तभी जर्मिनेट करेगी जब उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वरना फिर वो क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी, डेसिकेट हो जाएगी, है ना। तो उसको डेसिकेशन से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें वाटर की ज़रूरत है, क्योंकि उसे वो टर्जिड बनाए रखेगा, उसकी सेल्स को वो हेल्दी रखेगा, एंजाइम्स के लिए वो ग्राउंड देगा, वहाँ पे हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वाटर हमारे सेल्स के पास मेनली जब वाटर आ जाता है तो उसके अंदर जितने भी स्टोर्ड एंजाइम्स होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं अपना मेटाबॉलिज्म दिखाना। और उसके बाद फिर हमें उससे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भाई है तो प्लांट, वो रेस्पिरेशन तो करेगा ही। रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा ही है कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। ऑक्सीजन लगता है, CO2 तो लगता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अच्छा, अगर ऑक्सीजन हमने दे दिया तो उसके अंदर जो स्टोर्ड स्टार्च होगा, मतलब कि मान लो कि कोई एंडोस्पर्मस सीड है, मान लो क्या शुरू में सारे ही एंडोस्पर्मस सीड होते हैं, एंडोस्पर्म होता है सब में, तो वो जब अपने उस स्टोर्ड फूड को यूज़ करेगा धीरे धीरे, तो उसको यूज़ करने के लिए पहले वाटर चाहिए, वाटर से उसने थोड़ा ग्लूकोज वगैरह बना स्टार्च से, ठीक है।
तो स्टार्च को पहले हाइड्रोलाइज किया गया ग्लूकोज में, और उसके बाद फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया गया ताकि हम उसमें से ATP निकाल सकें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर सकें ताकि हम उसमें से ATP निकाल सकें। ATP निकलेगा तो हमें एनर्जी बनेगी तो प्लांट और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। तब उसके टेम्परेचर भी चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सारे प्लांट के, जैसे C3 C4 प्लांट्स का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, कोई कम टेम्परेचर पे, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे। अब जैसे मून लिली जो होता है वो रात में ही खिलता है। क्यों खिलता है? क्योंकि उसको लो टेम्परेचर में भी चाहिए होता होगा, इसलिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको भरपूर मात्रा में जितनी भी उसको आवश्यकता है उसको चाहिए। ये उसके बाद सीडलिंग बनेगा। वैसे जो इसका स्टोर फूड होता है वो नरिशमेंट में मदद करता है एम्ब्रियो की, जब तक एम्ब्रियो नरिश नहीं हो जाता और जब तक लीफ बन नहीं जाती, ठीक है। फिर सीडलिंग बनता है, सीडलिंग के बाद फिर प्लांटलेट बनता है। प्लांटलेट में क्या होता है कि जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म हमारा शो हो रहा होता है। जियोट्रॉपिज्म हमारा रूट में शो हो रहा होता है, और फोटोट्रॉपिज्म हमारा जो होता है वो शूट में शो हो रहा होता है। मैच्योर प्लांट क्या होता है, और जितने भी जब मैच्योर प्लांट जो हम कहते हैं, जब ऑल प्लांट पार्ट जो होते हैं वो एक प्रॉपर एक ओरिएंटेड मैनर में ऑर्डरली तरीके से ग्रो हो चुके होते हैं जैसा कि उनको होना था, तो फिर हम उसे मैच्योर प्लांट कह देते हैं। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। ऐसा कहा जाता है कि प्लांट ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, क्योंकि प्लांट्स में जो है लगातार ग्रोथ बढ़ती रहती है। 1 सेंटीमीटर पर ईयर भी बढ़े, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। Plant can grow up to the end of their life. Growth in plants is unlimited, indeterminate. In plant, growth is open. Growth is open. Open का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए वो ओपन है, मतलब वो करते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। Plant have root and shoot system. Plant have root and shoot system. तो उनके पास रूट एंड शूट सिस्टम होते हैं। रूट में होता है रूट टेपिकल मेरिस्टम, शूट में होता है शूट टेपिकल मेरिस्टम। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ये दोनों जो होते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि जब एक प्लांट नया पहले तैयार होगा तो ऐसे जो ग्रो करता है एकदम पतला सा, उसकी ग्रीन सी स्टेम होती है, वो सब प्राइमरी ग्रोथ होती है। उसके बाद जब उसकी गर्थ बढ़ने लगती है तब फिर वो सेकेंडरी ग्रोथ में आती है। सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल ग्रोथ या फिर सिलेंड्रिकल जो ग्रोथ, जो सिलेंड्रिकल वे में जब वो ऐसे फैलता रहता है तब उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ड्यू टू कैम्बियम की वजह से होता है। और कैम्बियम क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन डाइकॉट्स एंड सम जिम्नोस्पर्म्स। वो डाइकॉट में होता है और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में होता है। मोनोकॉट्स में कहाँ ही होता है? मोनोकॉट्स में तुम एक एग्जांपल देख सकते हो वीट का तुमने जब भी पेड़ पौधा देखा होगा तो उसकी गर्थ तो कभी नहीं बढ़ती होगी, देखी होगी, क्योंकि भाई मोटा तगड़ा हो गया एकदम वीट एकदम, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज इनडिटर्मिनेट अनलिमिटेड। प्लांट पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स हैव लिमिटेड ग्रोथ। इनके जो पार्ट्स होते हैं, मतलब कि इनके इंडिविजुअल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अपेंडेजेस होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, लीव्स हो गया, इन सब में क्या होता है कि टॉक्सिक वेस्ट जमा होकर धीरे धीरे जो प्लांट है वो अपने आप को हील करता रहता है, तो फिर उन्हें गिरा देता है बाद में। और जब वो मतलब पक जाते हैं तब भी उन्हें उनका एब्सेशन हो जाता है, वो गिर जाता है। प्लांट ग्रोथ इज मीजरेबल। अब देखो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, ये तो हो गया कि उसके टर्म्स में कि जहाँ हम मीज़र ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कितना बड़ा है क्या नहीं बड़ा है, लेकिन जहाँ हम मीज़र कर पा रहे हैं वहाँ पे तो मीजरेबल है। तो ग्रोथ इन साइज ऑफ अ कंप्लीट प्लांट और अ प्लांट पार्ट और अ टिश्यू और इवन अ सेल। अगर हम किसी प्लांट की साइज मेज़र कर पा रहे हैं, या फिर किसी प्लांट के पार्ट की ग्रोथ मेज़र कर पा रहे हैं, टिश्यू की या फिर इवन अ सेल की ग्रोथ मेज़र कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ मेजरेबल हो जाती है। प्लांट सेल ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट ऑफ। प्लांट सेल का हम ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे? जब उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तब हम उसमें कहते हैं कि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी। वी नीड अदर मेजर्स टू ट्रैक ग्रोथ। हमें कुछ दूसरे मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं जिससे कि हम पता कर पाए कि ग्रोथ कैसे हो रही है। अब जैसे छोटा सा सेल है, उसमें प्रोटोप्लाज्म मान लो बढ़ भी गया, तो तुम कैसे खोजोगे कि मतलब कैसे ही पता करोगे कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया? इतना छोटा सा सेल है भाई, उसमें से ज़रा सा अमाउंट का प्रोटोप्लाज्म बढ़ा होगा, उसके लिए तो बढ़ गया होगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम उन सेल्स को पकड़ेंगे जिनमें कि increase in cell number, RAM cells, root typical meristem of the maize can give rise to 17,500 new cells per hour। तो जो मेज की रैम सेल्स होती हैं, जो रूट एपिकल मेरिस्टम होती हैं, वो जैसे रूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ाती रहती है, तो वो 17,500 नए सेल बनाती है पर आवर। इन सेल साइज़ के कंपैरिजन में देखें तो हम वाटरमेलन को हम कंसीडर कर सकते हैं, उसमें 3,50,000 टाइम्स जो होती है वो सेल साइज़ ग्रो हो जाती है। इन लेंथ, पोलन ट्यूब की जब हम लेंथ की देखते हैं तो वो हम
पॉलन ट्यूब पे आ जाते हैं कि पॉलन ट्यूब हमारे पास एक लाइव एग्जांपल होता है कि अब जैसे इतना बड़ा स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा में वहाँ से पॉलन की ट्यूब निकलती है, वो इतनी बड़ी होती है। तो ये जो ग्रोथ जो है ये मेजरेबल, ये हम मेजर कर सकते हैं। इन सर्फेस एरिया ऑफ द लीफ मान लो इतनी छोटी सी थी, वो इतनी बड़ी हो गई, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। इन वॉल्यूम, तो फ्रूट्स में क्या होता है कि हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। फ्रूट्स में जैसे फ्रूट छोटा सा था, फ्रूट को क्या है वो बड़ा हुआ, उसका साइज़ और वॉल्यूम दोनों बड़ा हो रहा है। तो हम किसी बीकर में डालेंगे, पानी भरे हुए, जितना पानी डिस्प्लेस होगा अपना हमारा वो आ जाएगा, वेट आ जाएगा। रीजन्स ऑफ द ग्रोथ, रीजन हमारे 3 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलॉन्गेशन और मैच्योरेशन का। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में छोटे और डेंस प्रोटोप्लाज्म वाले सेल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें फटाफटी से मतलब डिफरेंशिएट करना है। और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं उसमें, ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, बता सके कि डिफरेंशिएट करना है कि नहीं करना। उनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उन्हें ढंग से पकड़ के रखना पड़ता है। एंड थिन सेल वॉल होती है उनको, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना है। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, में क्या होता है कि सेल का एनलार्जमेंट होता है, वैक्यूल का इलॉन्गेशन होता है। सेल वॉल डिपोजिशन शुरू होती है और रूट लेंथ जो होती है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे इलॉन्गेशन है। रीजन ऑफ द मैच्योरेशन, में क्या होता है कि जो सेल होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंशिएट हो जाती है। कि डिफरेंशिएट मतलब कि अपने काम को पकड़ लेती है। चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म मान लो कि फाइबर का जैसे फाइबर होता है, फाइबर में शुरू में तो प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन बाद में लॉस्ट रहता है। और उसमें लिग्निफाइड जो सेल वॉल होती है वो भी डिपोजिशन उसका कंप्लीट हो जाता है। तो मैच्योरेशन में जो डिपोजिशन है वो कंप्लीट हो जाता है और रूट हेयर जो होते हैं ग्रो हो जाते हैं। पैरेलल लाइन टेक्निक यही कहती है कि पहले हम एक प्लांट लेंगे, उसमें हम पॉइंट्स मार्क करेंगे, दूसरा प्लांट लेंगे, उसके ऊपर वही उसी को ग्रो करेंगे, उसमें पॉइंट्स मार्क करेंगे। पॉइंट्स में हम देखेंगे कि जो बीच की जो सेल्स थी उनका जो लाइन थी पैरेलल लाइन्स, वो पैरेलल लाइन्स नहीं रह जाएंगी। वहाँ पर हम देखेंगे कि इलॉन्गेशन हुआ है, लेकिन ऊपर और नीचे के क्षेत्र में इलॉन्गेशन नहीं हुआ रहता है। ग्रोथ रेट्स क्या होती है? ग्रोथ रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एनीथिंग अपॉन टाइम इज रेट। मतलब रेट हम किसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ के अपॉन में टाइम कर दो तो रेट हो गया। अब जैसे कि मान लो कि बुक्स प्रोडक्शन के अपॉन में टाइम कर दो तो बुक्स प्रोडक्शन रेट, ठीक है। ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। ग्रोथ कितने टाइम में हो रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ रेट में। तो ग्रोथ रेट 2 तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है कि एक्चुअली वो कितना साइज बढ़ गया। मान लो कि एक लीफ है, लीफ का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फिर मान लो ग्रो हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ हम इनिशियल के कंपैरिजन में जांचते हैं कि मान लो कि इनिशियल है और फाइनल है, ठीक है। इनिशियल है और फाइनल है। अब इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज आ गया, मान लो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आ गया। और अब वो 5 सेंटीमीटर का जो चेंज आया है वो इनिशियल के कंपैरिजन में कितना था, मतलब हम उसका रेशियो लेंगे तो 5/5 कर देंगे तो 1 आ जाए, 1:1 आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% ग्रोथ होगी, है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैन बी सेम वाइल रिलेटिव ग्रोथ बीइंग डिफरेंट। एब्सोल्यूट ग्रोथ हाँ ये तो बात इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैन बी सेम वाइल रिलेटिव ग्रोथ बीइंग डिफरेंट। अगर एक सेम लीफ की एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ वो निकाली जाए तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कभी कभी सेम आ जाएगी, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट आ जाएगी। कभी कभी रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट आ सकती है और एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम आ सकती है। लेकिन इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, वो कोइंसिडेंसेस होते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है? व्हेन a systematic cell divides it from 2 cells, out of these cells only one remains मेरिस्टेमेटिक। जब एक सेल डिवाइड करती है ना अरिथमेटिक ग्रोथ में, तो वो उसमें 2 सेल बनती है और 2 सेल में से सिर्फ एक ही सेल जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक रह जाती है और बाकी की जो दूसरी सेल होती है वो परमानेंट सेल में बदल जाती है। तो पहले एक थी, उसके बाद फिर 2 निकली, 2 में से एक जो है वो मेरिस्टेमेटिक ही रही, एक जो है वो परमानेंट हो गई, फिर ये आगे गई, इसने 2 सेल बनाए, 2 सेल जो थी, और यहाँ पे पहले से सेल था तो ये आगे बढ़ गया, यहाँ पे एक और सेल आ गई, परमानेंट हो गई, यहाँ मेरिस्टेमेटिक, फिर ये आगे गई, इसने 2 सेल बनाए, ये मेरिस्टेमेटिक हो गई, यहाँ पे परमानेंट हो गई, 2 सेल आगे बढ़ गए, तो ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जो कि ओरिजिन से नहीं शुरू हुआ होता है। ग्रोथ एंड टाइम का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे हमें लीनियर ग्राफ मिलता है जो कि y = mx+c की तरह होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेंथ फाइनल, मतलब कि लेंथ फाइनल इज इक्वल टू लेंथ इनिशियल प्लस RT क्या होता है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। आफ्टर एवरी डिवीजन 1 सेल इंक्रीजेस, कांस्टेंट ग्रोथ इज इन। हर डिवीजन के बाद एक सेल जो होती है वो बढ़ जाती है, जैसे मैंने कहा एक सेल आगे बढ़ जाती है। तो हमें कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है।
रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट, यहाँ पे रूट इलोंगेशन, जो रूट इलोंगेशन होता है, रूट का जो इलोंगेशन होता है वो एक कांस्टेंट रेट पे होता रहता है फॉर, ठीक है। हमारा ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रहती है एक सेल तो हमें चाहिए ही चाहिए सेल डिवीजन इनिशिएट करने के लिए। अगर एक भी सेल नहीं रहेगी तब हम ओरिजिन से लेते हैं, लेकिन तब डिवीजन ही कहाँ हो पाता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि एक सेल जो होती है वो 2 सेल बनाती है, 2 सेल 4 सेल बनाती है, 4 सेल 8 सेल बनाती है, और सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक होती हैं। मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड इट फ्रॉम 2 सेल्स विच आर बोथ मेरिस्टेमेटिक, दोनों ही मेरिस्टेमेटिक होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, WF मतलब W फाइनल इज इक्वल टू W इनिशियल मतलब W नॉट इंटू E की पावर RT। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है यूँ, मतलब यूँ क्या, अभी ग्राफ बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है, अगर ग्रोथ और टाइम के बीच में हम प्लॉट करें तो ऑब्वियसली हम इनिशियल से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और ऊपर से हम पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे, जैसे 2 का 4 हुई, 4 का 8 हुई, 8 का 16 हुई, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर उसके बाद फिर जब आर की जो वैल्यू है वो मतलब जब वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगी, थोड़ा डोमिनेंट हो जाएगी वैल्यूज़ कि 1000 की 2000 हो जा रही है, 2000 की 4000 हो जा रही है, ऐसे करके तब हम देखेंगे कि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग आ जाएगा। जैसे यहाँ से ऐसे आया, फिर एक्सपोनेंशियल लॉग ऐसे आया, और फिर वहाँ पे जाके फिर स्टेशनरी फेज आ जाएगा, ऐसे करके धीरे से। क्योंकि फिर वहाँ पे उसके बाद ऐसा आएगा ना कि वहाँ पे इनहिबिटर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, या वो उसको सेल को और ग्रोथ ही नहीं करने देंगे, तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे कमी हो जाएगी और वहाँ पे स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो ये ऐसा जो इस ग्राफ होता है इसको सिग्मोइड कर्व कहते हैं, एस शेप कर्व होता है। ज़ायगोट जो होता है वो डिवाइड करता है बाय ज्योमेट्रिक पैटर्न इनिशियली। जो ज़ायगोट होता है ना वो इनिशियली ज्योमेट्रिक पैटर्न दिखाता है, और दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक एंड सीन इन मेजॉरिटी इन नेचर। ये ज़्यादातर मतलब कि ये मतलब है भी ना कि एक कोई चीज़ धीरे धीरे ग्रो की, उसके फिर अचानक ढेर सारी ग्रो की, उसके फिर रुके, ये नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड्स इट एड्स न्यू सेल्स इन द प्लांट्स, दीज न्यू सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो सेल्स को बनाती हैं, और बनाने के बाद उसके बाद उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद वो क्या होती है, वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन मतलब परफॉर्म करने लगती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम रैम होती है, डिवाइड टू फॉर्म ऑल रूट सेल। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वही जो होती है वो डिवाइड होती है, और वही सारे डिफरेंट तरह के रूट सेल्स को बनाती है, और यही जो होती है वो ट्रैकिड्स को भी बनाती है। ट्रैकिड्स में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, थिक लिग्निन की सेल वॉल होती है, और इसकी वॉल स्ट्रेंथ जो कि इसकी वॉल स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मेचुरेशन के टाइम पे जो वो लिग्निन की जो होती है वो मतलब कंप्लीट हो जाती है डिपोजिशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि लिग्निन की जो सेल वॉल है उसकी डिपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, और ये बन जाएगी एक परमानेंट सेल। इन प्लांट्स डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन लाइक ग्रोथ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट। डिफरेंशिएशन जो होती है वो भी ग्रोथ की तरह ही ओपन होती है। जो जैसे जब एक सेल ग्रो कर रही है, ठीक है, मान लो ग्रो की, उसका फिर इलोंगेट करने के बाद वो डिफरेंशिएट करेगी, तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उतनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, उतनी ज़्यादा डिफरेंट तरह के सेल्स होती हैं वो ऐड होती जाती हैं प्लांट में। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन में अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ऑल सेल्स ऑफ द शूट्स आर फॉर्म्ड अप ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम, वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं। जो भी शूट की सेल्स होती हैं वो एसएम की बनी हुई होती हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक, मान लो कि जो एसएम होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं परमानेंट में। परमानेंट मतलब जब वो डिफरेंशिएट करके अपना काम करने लगती हैं वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो उनका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिर उसका फ्लो, ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम, ऐसे फ्लोएम जाइलम, उसके फिर उसके बीच बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो होती है डिफरेंशिएशन रुक जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन होता है परमानेंट के बाद। जो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो परमानेंट सेल हो गई थी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो स्टिफ हो गया था, वहाँ पे क्या होता है कि वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और दोबारा से डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर देता है। जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, वो ऐसे करके जुड़ जाता है सारे फ्लोएम और जाइलम से। तो वहाँ पे वो दोबारा से वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक होने के बाद वो अपना फिर से डिवीजन करता है, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाता है, और उसके बाद फिर से वो डिफरेंशिएट कर जाता है, अगेन रीडिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं जो कि परमानेंट होते हैं।
डेवलपमेंट क्या होती है, हमने देखा कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएट और सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक की जर्नी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, सेल्फ परपेचुएशन करती है, रीजनरेशन करती है, पहले डिवीजन करती है, 2 सेल बनाती है, 2 सेल में से एक सेल जो होती है वो अपना सेल्फ परपेचुएशन करती है, रीजनरेशन करती है, वो वापस चली जाती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की तरफ। लेकिन जो एक सेल बची होती है वो इलॉन्गेशन करती है, डिफरेंशिएट करती है, मैच्योर करती है, मैच्योर से सेनेसेंस जाती है, सेनेसेंस के बाद उसकी डेथ हो जाती है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी मतलब द बिहेवियर ऑफ द प्लांट टू चेंज द शेप ऑफ इट्स ऑर्गन्स इन रेफरेंस टू देयर फेज ऑफ लाइफ और ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर अपने ऑर्गन्स के वो शेप बदल पा रहा है जो प्लांट होता है वो, तो फिर वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ प्लास्टिसिटी हो रही है। प्लास्टिसिटी किस में पाई जाती है? मतलब प्लास्टिसिटी किस किस वजह से पाई जा सकती है? एक तो फेज़ ऑफ लाइफ, मान लो कि पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो अपने ऑर्गन्स को मान लो श्रिंक कर लिया कि मतलब उतना ज़्यादा वॉल्यूम में मत रहो, कम वॉल्यूम में रहो, पानी निकाल दो। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी हो सकता है कि मतलब मान लो कि एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो अपना उतना ज़्यादा पानी की कोई किल्लत तो है नहीं, तो उस टमाटर को खुला रखो या फिर जो होती है लीफ को अपनी फैला लो, ऐसा कुछ है। तो किस में पाई जाती है? कॉटन में, कोरिएंडर में एंड लार्कस्पर में। लार्कस्पर में क्यों होती है? लार्कस्पर में फेज़, कोरिएंडर में, कॉटन में और लार्कस्पर में क्यों होती है? फेज़ ऑफ लाइफ की वजह से होती है। ये अपने जुवेनाइल फेज़ में डिफरेंट अलग दिखते हैं और अडल्ट फेज़ में अलग दिखते हैं अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। और प्लास्टिसिटी इज़ हेट्रोफिली। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी इन हेट्रोफिली। जो हेट्रोफिली मतलब कि उसकी जो लीफ जो होती है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि मतलब लीफ को अपनी फैला लो, तो लीफ की हेट्रोफिली कहाँ देखने को मिलती है? हमें बटरकप में देखने को मिलती है। रैंकचस होता है इसका नाम। शोज डिफरेंट लीफ शेप इन H2O एंड ऑन एयर। तो जब पानी में होती है तो उसका लीफ जो होती है वो नीडल लाइक हो जाती है, और जब वो एयर में होती है तो वो फैल सी जाती है, मतलब कि हवा में जब होती है तो वो फैल जाती है। ठीक है, तो इस पर पानी का काम होता है। कंडीशन ऑफ ग्रोथ की 2 कंडीशंस होते हैं, एक होती है इंटरनल फैक्टर्स, एक होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? विद इन द प्लांट्स होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब कि जेनेटिक मटेरियल हो गया, मान लो, ठीक है, जो हमारे जब जीन्स ही साथ छोड़ दे के तो फिर क्या ही होगा। तो इसलिए जीन्स जब तक ठीक है तब तक इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म ठीक है। जब तो जीन में डिफरेंस आया तो वो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देगा या फिर कुछ इन्हांस भी कर सकता है। क्या मतलब इंटरसेलुलर क्या होता है? इंटरसेलुलर मतलब कि सेल्स के बीच में, अंदर नहीं, सेल्स के बीच में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, PGR, जिसको हम प्लांट हार्मोन या फाइटर हार्मोन भी कहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो सेल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे हमारे ब्लड जो होती है उसमें सेल्स बात करती हैं और उसी ब्लड में हार्मोन्स आते हैं, उन सेल्स को दे देते हैं। वैसे यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, यहाँ प्लांट ग्रोथ हार्मोन ब्लड से दवाएंगे, उसमें ब्लड तो होता नहीं। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बाहर से ही सेल को अफेक्ट करता है, मतलब सेल के बाहर से अफेक्ट करता है, इसलिए इसको इंटरसेलुलर कहा गया। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जितने भी बाहर से लेने वाली चीज़ें होती हैं सारी की सारी हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। बाय।